नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। रात 10 बजने को है। खबर 10 बजे में आपका स्वागत है। खबरों को देखेंगे विस्तार से। राज्य भर में आयोजित कांग्रेस के 9 संकल्प शिविर के चलते छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का संगठन चुनाव फिलहाल टल गया है। आपको बता दें कि कांग्रेस में पहले ब्लॉक अध्यक्षों के चुनाव होने हैं, उसके बाद जिलों के चुनाव होंगे और इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष चुने जाएंगे और आखिर में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा। इधर 29 जून को प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम के कार्यकाल के 3 साल पूरे हो रहे हैं। अब चर्चा इस बात की भी है कि मरकाम रिपीट होंगे या फिर कोई नया चेहरा प्रदेश अध्यक्ष के रूप में सामने आएगा। संगठन चुनाव पर केंद्रीय मंत्री रविंद्र चौबे और प्रदेश के प्रभारी मंत्री अमरजीत सिंह चावला ने कहा है कि जल्द ही BRO की नियुक्ति हो जाएगी और फिर जुलाई तक ब्लॉक अध्यक्षों के चुनाव आयोजित किए जाएंगे। हमें लगता है संगठन चुनाव समय पे होंगे। केवल जो ब्लॉक स्तर के जो नामजदगियां, नियुक्तियां और निर्वाचन की कार्यवाही थी वो थोड़ा प्रभावित हुआ है, लेकिन प्रदेश स्तर और राष्ट्रीय स्तर पे चुनाव के लिए अभी वक्त है। बहुत जल्दी हम ब्लॉक स्तर के भी संगठन के चुनाव की कार्यवाहियां पूर्ण कर लेंगे। BRO की नियुक्ति 1-2 दिन में हो जाएगी और हम लोगों को 15 जुलाई तक जिला कांग्रेस कमेटी के स्तर तक संगठन चुनाव कराने थे। उसकी प्रक्रिया चल रही है। BRO की घोषणा जैसी ही होगी ब्लॉक का गठन हम कर लेंगे और 15 जुलाई तक जो निर्धारित अवधि है जिला कांग्रेस कमेटी के गठन तक की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। देश में हो रहे दंगों को लेकर बीजेपी कांग्रेस में वार पलटवार भी जारी है। छत्तीसगढ़ की महिला बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया का कहना है कि भाजपा जाति धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाने का काम कर रही है। देश को बचाने का काम सिर्फ कांग्रेस ही कर सकती है। वहीं पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि जितने भी पत्थर चलाने वाले हैं उनका रिश्ता कांग्रेस से है। भाई भाई में लड़ाने का काम जो भाजपा सरकार कर रही है उसके विरुद्ध में इस तरह के हम लोग शिविर का आयोजन कर रहे हैं। सिर्फ भारत को बचाने का काम कौन कर सकता है? हमारी कांग्रेस पार्टी कर सकती है। भाजपा कहाँ लड़ा रही है? एक भी कहीं पर पत्थर चलाने वाला भाजपा का हो तो बताए ना। जितने पत्थर चलाने वाले हैं, जितने आग लगाने वाले हैं, जितने नफरत फैलाने वाले लोग हैं, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए लोग। दिल्ली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पिटाई के मामले में कमलनाथ ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। कमलनाथ ने ट्वीट के जरिए कहा है कि यह कार्रवाई सीधे सीधे जनता की आवाज दबाने के लिए लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला है। सरकार को यह बात समझ लेनी चाहिए कि कांग्रेस के लोग लाठी डंडे, गोली और गिरफ्तारी से नहीं डरते। कांग्रेस के नेताओं ने सीने पर गोली खाकर देश को आजादी दिलाई थी। वहीं पूर्व CM दिग्विजय सिंह ने घटना की निंदा करते हुए कहा कि कांग्रेस न डरने वाली है न झुकने वाली है। वहीं नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने कहा है कि मोदी सरकार लोकतंत्र और विरोधियों को खत्म करने का काम कर रही है। ED और CBI का उपयोग विरोधी दल के लिए किया जा रहा है। साथ ही कहा कि कोरोना और भारत की जमीन पर चीन के कब्जे को लेकर राहुल गांधी ने मुद्दा उठाया था, इसलिए उन्हें परेशान किया जा रहा है। 3 दिनों से बिना FIR के 10 से 12 घंटे तक पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं कि हिटलर की तरह काम करना बंद करें। जब ब्रिटिश हुकूमत से हम लोग नहीं डरे तो इस हुकूमत से क्या डरेंगे। इस भारतीय संविधान के लिए, भारतीय लोकतंत्र के लिए कांग्रेस पार्टी पूरे तरीके से प्रतिबद्ध होते हुए लड़ाई लड़ेगी। मोदी सरकार देश में लोकतांत्रिक संस्थाओं और विरोधी दलों को समाप्त करने का कार्य कर रही है। बिना FIR के भी लगातार 3 दिन पूछताछ करना प्रजातंत्र की हत्या करना है। और अब बात करेंगे राहुल के जीत की। जांजगीर में 10 साल से राहुल की 65 फीट गहरे बोरवेल से सकुशल उसे निकाल लिया गया। 105 घंटे तक चले इस ऑपरेशन में जिला प्रशासन, NDRF, SDRF, सेना और अलग अलग एजेंसियों ने जी जान लगा दिया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद इस पूरे ऑपरेशन को पल पल इसकी अपडेट लेते रहे। राहुल के परिवार को भरोसा देते रहे कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, हम उसे सकुशल बाहर निकाल कर रहेंगे। दिल्ली से आते ही CM सीधे बिलासपुर में राहुल के पास अस्पताल पहुंचे, जहां उसका हालचाल जानने के साथ ही ये ऐलान किया कि उसके इलाज और पढ़ाई के खर्चे राज्य सरकार उठाएगी। निकाल ले वो।
105 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार राहुल साहू को सकुशल बाहर निकाल लिया गया। देश के सबसे बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन की सफलता ने दिखा दिया कि दिन रात की कड़ी मेहनत, समर्पण और जिजीविषा के साथ अगर नेतृत्व की ओर से पूरा सहयोग और प्रोत्साहन मिले तो कुछ भी संभव है। इस पूरे ऑपरेशन को सफल बनाने वाली टीम को मॉनिटर करते रहे और पल पल निर्देश देते रहे सीएम भूपेश बघेल ने ऑपरेशन की सफलता के लिए सभी को बधाई दी। ऑपरेशन 104 घंटा चला और सफल ऑपरेशन रहा और इसमें सारे लोग जो लगे थे उसको मैं बधाई देता हूं, जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से परोक्ष रूप से जैसे भी मदद की, सबका सहयोग हमने लिया। लगातार प्रशासन और हम लोग वॉच कर रहे थे, मिनट टू मिनट उसकी जानकारी ले रहे थे और निर्देश भी दे रहे थे और उसमें सफलता मिली। मैं सबको बहुत बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं और बच्चा बहुत स्वस्थ है। 10 जून को दोपहर 2 बजे का समय था जब राहुल साहू 65 फीट गहरे बोरवेल में गिर गया। खबर मिलते ही पूरा प्रशासन सक्रिय हुआ और तुरंत ऑक्सीजन सिलेंडर लगाकर यह सुनिश्चित किया गया कि राहुल को सांस लेने में कोई दिक्कत ना हो। इसके बाद कैमरे के जरिए लगातार राहुल की गतिविधियों पर नजर रखी गई। साथ ही परिजन को मौके पर बुलाकर उनकी आवाज भी राहुल तक पहुंचाई गई। खाने के लिए भी जूस और केले पहुंचाए गए। इस दौरान खुद सीएम भूपेश बघेल हर पल ये मॉनिटर करते रहे कि रेस्क्यू में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आए। साथ ही राहुल के परिजन को भी लगातार वीडियो कॉल के जरिए ये भरोसा दिलाते रहे कि राहुल को सकुशल बाहर लाएंगे। निकाल ले वो, जितना हो सका थे पूरा सब लगाए हैं, पूरा ताकत लगाए हैं, है ना, और पूरा विश्वास है कि उसको सकुशल ऊपर आई, है ना, कुछ घंटा हुए काम निकल जाएगी। देश के सबसे बड़े रेस्क्यू के पहले दिन 10 जून की रात में ही राहुल को मैनुअल क्रेन के जरिए रस्सी से बाहर लाने की कोशिश की गई। राहुल ने रस्सी को पकड़ने जैसी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, तो उसके बाद परिजनों की सहमति और एनडीआरएफ के फैसले से तय किया गया कि बोरवेल के किनारे तक खुदाई कर रेस्क्यू किया जाए। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के साथ ही ओडिशा और गुजरात से भी रेस्क्यू के लिए स्पेशल टीमों को बुलाया गया। अलग अलग मशीनों से खुदाई शुरू हुई। लगभग 60 फीट की खुदाई किए जाने के बाद पहले रास्ता तैयार किया गया। एनडीआरएफ और सेना के साथ जिला प्रशासन की टीम ने ड्रिलिंग कर बोरवेल तक पहुंचने के लिए सुरंग बनाई। इस दौरान बोरवेल में पानी का लेवल बढ़ने से बचाव में लगे लोगों की चिंता बढ़ गई। कई बार रास्ते में मजबूत चट्टान आने से अभियान में बाधा आई, लेकिन रेस्क्यू में लगी टीम और उसके लीडर सीएम भूपेश बघेल के चट्टानी इरादों के आगे पत्थर की चट्टानों को भी रास्ता देना पड़ा। ये तस्वीरें देखिए, राहुल तस्वीरें देखिए कि किस तरह से रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया है। हाँ, रिकॉर्ड है, बिल्कुल सही बात है। सबकी मेहनत, लगन और सबके दुआ और बहुत ही धैर्य पूर्वक अभियान संचालित हुए तेगर कहां से संभव हो पाया है। मंगलवार की रात राहुल के निकलते ही ग्रीन कॉरिडोर के जरिए उसे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां आखिरकार सभी की दुआओं और मजबूत इरादे ने इस ऑपरेशन को सफल बनाया। वहीं राहुल को एक नई जिंदगी मिली। प्रशासन पूरी यहाँ मुस्तैद थी और प्रशासन का बहुत बहुत हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि हमारे बच्चे को सही सलामत उसने बोर्ड से निकाल लिया। दिल्ली से रायपुर पहुंचते ही सीएम भूपेश बघेल सबसे पहले बिलासपुर के लिए रवाना हुए, जहां अपोलो अस्पताल पहुंचकर उन्होंने राहुल का हालचाल जाना। ठीक है बेटा, राहुल डॉक्टरों को बेहतर इलाज के निर्देश दिए। काका होने के नाते मैं घोषणा करना चाहता हूं कि राहुल के उपचार और आगे के शिक्षा दीक्षा के पूरा खर्च प्रदेश सरकार उठाएगी। ऐसी स्थिति दोबारा पैदा न हो, इसके लिए सीएम भूपेश बघेल ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि पूरे प्रदेश में ऐसे किसी भी खुले बोरवेल को बंद करना सुनिश्चित करें। तो बात जांजगीर जिले में चले 105 घंटे के ऐतिहासिक बचाव ऑपरेशन की और 5 दिनों तक IBS24 ने पल पल की खबर आपको दिखाई है। हमारी सोशल मीडिया टीम लगातार डटी रही और इससे जुड़े अलग अलग प्लेटफॉर्म पर इस खबर ने दर्शकों को हर पल अपडेट किया। IBS24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिकॉर्ड 40 लाख दर्शकों ने इस प्रसारण को देखा है।
जांजगीर के पेहरीत गांव में 10 साल का बच्चा राहुल साहू बोरवेल के गड्ढे में गिरा और तकरीबन 105 घंटे तक उसमें फंसा रहा। एक बेहद मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद उसे सकुशल बाहर निकाला गया। इस मुहिम में सबसे बड़ी भूमिका बचाव दल ने निभाई, पर साथ ही IBC 24 ने हमेशा की तरह इसमें अपनी भूमिका को अंजाम देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हमने लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन के पल पल की खबर दर्शकों तक पहुंचाई। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के दर्शकों के बीच IBC 24 की पहचान सबसे विश्वसनीय न्यूज चैनल के तौर पर रही है। जब भी कोई ऐसा अवसर आया, खबरों का अपडेट देखने के लिए दर्शक हमेशा IBC 24 का रुख करते हैं। बीते 14 जून को भी यही हुआ। शाम 5 बजे से रात 12 बजे तक हमने लगातार अपने YouTube चैनल पर रेस्क्यू ऑपरेशन का लाइव प्रसारण किया। इस दौरान रिकॉर्ड 46 लाख बल्कि उससे भी ज्यादा लोगों ने इस प्रसारण को देखा। कुछ मौकों पर रियल टाइम में 60,000 लोग एक साथ हमारे YouTube चैनल पर बने रहे। आपका ये समर्थन, आपका ये भरोसा हमारा हौसला बढ़ाने वाला है। ये हमारा आपसे वायदा है। आगे भी हम इसी तरह अपने सरोकारों वाली पत्रकारिता का प्रदर्शन करते रहेंगे। देश और दुनिया की कुछ और खबरें बिग न्यूज में। नेशनल हेराल्ड केस में लगातार तीसरे दिन ईडी ने राहुल गांधी से पूछताछ की। ईडी ऑफिस पहुंचे राहुल से करीब 9 घंटे तक पूछताछ हुई। उन्हें फिर से पूछताछ के लिए शुक्रवार को बुलाया गया है। जानकारी के मुताबिक राहुल ने ईडी को बताया कि नेशनल हेराल्ड की मालिकाना हक वाली यंग इंडिया कंपनी से 1 पैसा भी नहीं लिया गया। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस के नेता दिल्ली में डटे हुए हैं और इस बीच महाराष्ट्र के कांग्रेस नेता शेख हुसैन नागरपुर ईडी दफ्तर का घेराव करते हुए पीएम मोदी के खिलाफ विवादित बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की मौत कुत्ते जैसी होगी। हालांकि उनके बयान के बाद नागपुर में FIR दर्ज की गई। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कांग्रेस पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के भ्रष्टाचार के कुएं से निकल रही कहानी देश के लूट की 100% छूट वाली है। जब मोदी जी CM थे तो गुजरात में किसी एजेंसी ने गलत तरीके से 20 से 25 घंटे पूछताछ की और PM गए जवाब देने के लिए। उसके बाद एजेंसी संतुष्ट हुई। हमने सड़कों पर हाहाकार नहीं मचाया। राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवारों को लेकर आज हुई विपक्ष की बैठक में किसी एक नाम पर फैसला नहीं हो पाया। बैठक में सभी दलों ने शरद पवार के नाम का सुझाव दिया, लेकिन बैठक में मौजूद पवार ने खुद ही उम्मीदवारी से मना कर दिया। बैठक में ममता बनर्जी ने फारूक अब्दुल्ला और गोपाल कृष्ण गांधी के नाम का भी प्रस्ताव रखा। कुछ और खबरें विस्तार से। रायपुर नगर निगम और स्मार्ट सिटी के जिम्मेदार फैंसी खंभों और फ्लाईओवर के नीचे फॉल्स सीलिंग करने के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च कर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, जबकि असलियत में शहर के कई इलाकों में लोगों को स्ट्रीट लाइट जैसी मूलभूत सुविधा भी नहीं मिल पा रही है। शहर की मुख्य सड़कें कई रातें अंधेरे में डूबी रहती हैं। ये रोशनी से सराबोर सड़क, ये आंखों को चकाचौंध करने वाले फैंसी खंभे, फ्लाईओवर के नीचे करोड़ों रुपए से किया गया फॉल्स सीलिंग का ये काम, इन्हें देखकर कोई भी सोचेगा वाह क्या बात है रायपुर की। लेकिन असल में राजधानी की मुख्य सड़कों और अंदरूनी गलियों का हाल कुछ और ही है। IBC 24 आपको शहर की सड़कों की ऐसी तस्वीर दिखाएगा जिससे आप अधिकारियों के दावे और दावों की असलियत दोनों समझ जाएंगे। ये खंबे जो आप देख रहे हैं, नगर निगम और स्मार्ट सिटी के जिम्मेदारों ने अपने नंबर बढ़ाने के लिए शायद लगाए हैं, लेकिन रायपुर की मुख्य सड़कों का हाल कुछ और ही है। रायपुर की जो प्रमुख बाजार हैं उनका कुछ हाल और ही है। रायपुर की मुख्य सड़कों पे पसरा हुआ है सिर्फ अंधेरा, और यही कारण है कि रायपुर में अपराध भी बढ़ रहा है और लगातार चाकूबाजी हो रही है और चोरी की घटनाएं हो रही हैं। तो आपको रायपुर के अलग अलग हिस्से में ले जाएंगे और तस्वीरें दिखाएंगे कि कैसे पूरी की पूरी सड़क, पूरा का पूरा बाजार अंधेरे में डूबा रहता है। पंडरी से विधानसभा जाने वाली सड़क का नजारा भी देखिए। बड़े बड़े शोरूम और दुकानों वाली इस रोड का बड़ा हिस्सा अंधेरे में डूबा रहता है।
आप रायपुर कलेक्ट्रेट से अवंतीबाई लोधी चौक विधानसभा की दिशा में जाएंगे तो सड़क में आपको जगह जगह ऐसे पैच मिलेंगे जहाँ की स्ट्रीट लाइट पूरी तरीके से बंद है। हम कैमरे की लाइट बंद करके आपको दिखाते हैं। आप देखेंगे कि पूरी सड़क जो है घुप अंधेरे में डूबी हुई है और सबसे बड़ी चिंता की बात है कि लगातार दुकानों के ताले टूट रहे हैं। ऐसे में व्यापारिक संस्थान वाली मुख्य सड़कों पे अगर ये हाल है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रायपुर में ये सड़कें जो है और ये सड़कों का अंधेरा है कैसे अपराधियों को खुला आमंत्रण दे रहा है। जहां ITMS के हाईटेक कैमरे लगाए गए हैं, वो कैमरे भी अंधेरे की आगोश में हैं। भागते अपराधी का चेहरा और उनकी गाड़ियों का नंबर देख पाना भी मुश्किल है। ये हालात पुलिस के लिए भी चुनौती है। तो हम प्रयास करते हैं कि जहाँ भी कैमरे लगे हैं वहाँ की लाइट ठीक ठाक हो, तो संबंधित एजेंसी से, चाहे नगर निगम हो, चाहे अगर कोई पर्सनल है तो संबंधित प्रतिष्ठान को से अपील करते हैं कि उसकी वहाँ की लाइटिंग पर्याप्त रहे ताकि कैमरे में ठीक ठाक रिकॉर्डिंग हो जाए और हमारे लिए उपयोगी हो उसकी फुटेज जो है। शहर के बस स्टैंड की तस्वीर भी कुछ ऐसी ही कहानी कहती है। चौराहों पर या सड़क के जंक्शन में स्मार्ट सिटी रायपुर ने ITMS कैमरे लगाए हैं ताकि जो अपराध है, अपराधी हो, उसका चेहरा जो है उस कैमरे में कैद हो जाए। लेकिन वो सड़कों पर रोशनी ही नहीं है तो आखिर वो कैमरे काम कैसे करेंगे। आप देख रहे हैं ये खंबे पे ITMS के कैमरे लगे हैं लेकिन अंधेरा इतना ज़्यादा है कि आदमी की शक्ल पहचानना मुश्किल है। ये ऐसे में अगर यहाँ से कोई अपराधी गुजरता है तो उसका चेहरा भी देखना मुश्किल होगा और ये कैमरे बेकार साबित होंगे। अब बात मुख्य सड़क G रोड की। जयस्तंभ चौक से गुजरने वाली सड़क पर कई जगह स्ट्रीट लाइट ही नहीं है। दिया तले अंधेरा, आपने कहावत तो सुनी होगी, उसका प्रत्यक्ष उदाहरण हम आपको दिखा रहे हैं। हम खड़े हैं रायपुर की सबसे मुख्य सड़क G रोड पे, वो भी जयस्तंभ चौक से मात्र 100 मीटर की दूरी पर। आप देखेंगे ये सड़क पूरी तरीके से एक ओर से अंधेरे में डूबी हुई है। एक बार फिर से हम लाइट बंद करके आपको दिखाते हैं कि लाइट बंद होने पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कदर यहाँ पर अंधेरा है। मगर एक बात है, ना तो कॉम्प्लेक्सेस में यहाँ पर लाइट है ना सड़क पर लाइट है, तो आप बिल्कुल देख सकते हैं कि ऐसा जो माहौल है किस प्रकार से अपराधियों को खुला आमंत्रण देता है, सड़क दुर्घटना को आमंत्रण देता है। और जो दक्ष है स्मार्ट सिटी का ITMS का हेड ऑफिस, वहाँ पर 100 मीटर पर अगर ये दूरी है तो आप सोचिए कि बाकी शहर में क्या हाल होगा। ये हाल रायपुर की इक्का दुक्का सड़कों का ही नहीं बल्कि शंकरनगर चौक, तेली माधा क्रॉसिंग के पास से विजयनगर जाने वाली सड़क, लाखे नगर से रायपुर जाने वाली रोड, सुंदरनगर, मौदाहापारा, दलदल सिमनी मेन रोड में आए दिन अंधेरा कायम रहता है। शायद यही कारण है कि शहर में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। अब जिम्मेदारों का बयान भी सुन लीजिए। तो बहुत कुछ तो CSB वालों को भी थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा, क्योंकि हर काम को अगर आप बोलोगे कि नगर निगम कर ले तो वो पॉसिबल भी नहीं है, संभव भी नहीं है। अब ऐसा तो हम लोग भगवान तो है नहीं कि यहाँ बैठे बैठे अंतर्यामी जान जाएंगे कि क्या है। तो इसलिए अगर कोई आके बताएगा प्रॉपर वे पे कि भैया इधर लाइट खराब है, लाइट खराब है, तो किसी ने क्या जोन में बताया, क्या जोन कमिश्नर ने नहीं सुना, पार्षद को बताया, पार्षद नहीं सुना, तब कहीं जाके फिर जाके हम उसमें एक्शन लें। एक और जहाँ पर आवश्यकता नहीं है वहाँ पर लाइटों की चकाचौंध से आंखें बंद हो जाती हैं। चौक चौराहों में ऐसे लाइट लगाए गए हैं कि पब्लिक को अब गाड़ी चलाने में वहाँ पर दिक्कत होती है। और दूसरी ओर विपरीत स्थिति वार्डों के अंदर की है। एक एक दो दो लाइट के लिए जनप्रतिनिधि तरस रहे हैं और जिस ओर महापौर को ध्यान देना चाहिए उस ओर महापौर जी ध्यान दे नहीं रहे। पता नहीं वो किस दुर्घटना का इंतजार कर रहे हैं कि क्या हो जाएगा तब वो जागेंगे। अलग अलग प्रोजेक्ट पर करोड़ों रुपए फूकने वाले नगर निगम और स्मार्ट सिटी के जिम्मेदारों को आम आदमी की परेशानी नजर नहीं आती। शायद यही कारण है कि जिम्मेदार लोगों की समस्याओं को दूर करने के बजाय अपना चेहरा चमकाने वाले प्रोजेक्ट में जुटे रहते हैं। उम्मीद है इस रिपोर्ट के बाद अधिकारी नींद से जागेंगे और आम आदमी के रास्ते का यह अंधेरा छटेगा। संदीप शुक्ला, IVC 24, रायपुर। तो रात 10 बजे की खबरों फिलहाल इतना ही। आगे देखिए तेज खबरों का बुलेटिन फास्ट 50। नमस्कार।